बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं अपना कमोडिटी एक्सपर्ट। अपना कमोडिटी एक्सपर्ट के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे फलों के राजा आम की। जी, फलों के राजा आम की हम बात में क्या देखने की कोशिश करने वाले हैं। दरअसल एक्सपोर्ट के ऊपर पे किस तरीके से आप अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं, आय को बढ़ा सकते हैं और आम के अंदर में किस तरीके से आप अपना भविष्य देख सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। एक्सपोर्ट की कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और खास तौर के ऊपर पे उत्तरी भारत के जो किसान हैं उनके लिए क्या विशेष अपॉर्चुनिटीज विदेशों के अंदर में आपके लिए इंतजार कर रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय पर स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर विक्रमादित्य जी हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं। आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं पूसा से, आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। साथ ही हमारे साथ में प्रोग्रेसिव फार्मर यानी कि आज के जो किसान हैं वो हमारे साथ इस समय पर स्टूडियो में मौजूद है। डीके शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। डीके शर्मा जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा क्योंकि आप लगातार फार्म एसोसिएशन के साथ भी जुड़े हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं फार्मर ग्रोअर एसोसिएशन के। तो पहला सवाल आप ही से बनता है कि भारत के अंदर में आम और ये बारिश से पहले का जो मौसम है, इसके अंदर में आम की बात ना हो और घर घर आम ना पहुंचे तो फिर आम आदमी की कोई बात ही नहीं है जी। तो इसने अपनी पैठ जो है वो विदेशों में भी बनाई है और विदेश के अंदर में भारत के आम की खुशबू लगातार बढ़ रही है। ये 400 से 500 करोड़ रुपए का आपका एक्सपोर्ट हो गया है, लेकिन इसमें अभी भी दिक्कतें कहां पर आपको महसूस होती हैं? फार्मर प्रोस्पेक्टिव के अगर एंड के ऊपर पे देखा जाए तो क्या उनको वो दाम जो विदेश की धरती से चल करके आता है वो पैसा वहां तक पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता है, और किस तरीके की प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हैं? ज़्यादातर जो हमारी वैरायटीज़ हैं वो अलग अलग प्रोविंस की अलग अलग वैरायटीज़ हैं। अल्फांसो जो सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाला मैंगो है और सबसे पहले से हो रहा है वो महाराष्ट्र के साइड है, कुछ लोअर पार्टन गुजरात है और कुछ तमिलनाडु में भी लगा है। उसके बाद आए गुजरात में केसर, जो सबसे ज़्यादा, इसके बाद अल्फांसो के केसर आया और साउथ से चला बेनिशान, जिसको आप नॉर्थ में सफ़ेदा बोलते हैं। उसका मिडिल ईस्ट, फार ईस्ट में उसका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है। अब उत्तर भारत में आएंगे तो लंगड़ा, चौसा, दशहरी, इसमें सबसे ज़्यादा दशहरी और चौसे का एक्सपोर्ट होता है। महाराष्ट्र से चूंकि उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट वाईशी का सबसे ज़्यादा शिप का मिलता है तो उनका जो पैसा है वो ज़्यादा आता है। हम लोगों को बाई एयर भेजना पड़ता है तो हम लोगों को वो पैसा नहीं मिल पाता। दूसरी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, शेल्फ लाइफ है, वो दोनों का डिफरेंस है। अच्छा, ये एक मेन चीज है। दोनों में कितने का डिफरेंस है शेल्फ लाइफ? देखिए, शेल्फ लाइफ में यह है कि जो अल्फांसो है वो 5 से 7 दिन चल जाता है, ठीक है, 10 दिन तक चल जाएगा, लेकिन जो हमारी दशहरी है वो 5-7 दिन में बोल जाती है, ठीक है। अब ICR के जो CISH सेंटर है उन्होंने कुछ ऐसी तकनीकी डेवलप करी हैं और वो पिछले साल भी करी। उन्होंने एक CA कंटेनर, वो एक कंटेनर भेजा है बाई शिप, अच्छा, जो 42 दिन में सही खुला। अच्छा, मेट वॉश उन्होंने एक निकाला है उससे करके, इस साल भी हम लोग करेंगे उनके साथ जुड़ के। उसके बाद आता है चौसा, चौसे में भी यही टेक्नोलॉजी हम करेंगे। दूसरा ये कि बारिश शुरू हो जाती है तो फंगस, फ्रूट फ्लाई, इनका इन्फेक्शन ज्यादा आ जाता है। उसको चेक करने के लिए हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। ये एक मेन हर्डल होता है जो
किसान को पैसा अच्छा नहीं मिल पाता। दूसरा, इसके अंदर मिडिल मैन रहता है। बाग, ज्यादातर बाग कॉन्ट्रैक्टर्स के हाथ में है। ठीक है। वो एक्सपोर्टर्स को माल देते हैं, वो उस क्वालिटी का माल नहीं दे पाते जिस क्वालिटी का माल एक्सपोर्ट के लिए चलता है। उसमें किसान को भी हमारे आगे आना पड़ेगा और किसान की को अपने माल की तैयारी खुद करनी पड़ेगी। हाँ, ठीक है। डॉक्टर साहब, ऑर्चिड की इन्होंने बात की और बहुत बार फार्मर्स क्या करते हैं कि जिसका खुद का बाग है वो उसकी देखरेख नहीं कर रहा। अब देखरेख उसको मालूम है कि भैया अब सीजन गया तो अगले साल जो सीजन आएगा उससे पहले वो अपने बाग की ऑक्शन कर देता है, और कई बार ये ऑक्शन जो है वो औने पौने दाम पर होती है। अब ये भी श्योरिटी नहीं होती कि इस साल जो पौधा है वो फल कितना देगा। दूसरा, उसकी रख रखाव के ऊपर एक कॉस्ट है, वो फार्मर बियर नहीं करना चाहता। तीसरा, इसके बीच के में अंदर आ जाता है कि मौसम की मार, वेदर, क्लाइमेट चेंजेस। इस बार देखिए कभी गर्मी तेज हो रही है, कभी एकदम से वेदर जो है बड़ा ठंडा सा महसूस होने लगता है। तो ये इसके अंदर जा करके फार्मर के पास में अपॉर्चुनिटीज कहाँ बचती हैं? जी है, जो जलवायु परिवर्तन की बात जो आप कर रहे हैं ये तो एक सत्य बात है और ऐसा हो रहा है। इस पर हमारा कोई नियंत्रण तो है नहीं जलवायु परिवर्तन पर, परंतु जलवायु परिवर्तन से जो होने वाली चुनौतियां हैं उनसे कैसे निपटा जाए, तो शोध ऐसे हुए हैं, चाहे आप उत्पादन तकनीकी को ले लीजिए, चाहे किस्मों को ले लीजिए, तो ऐसी किस्में और उत्पादन तकनीकें हमारे पास उपलब्ध हैं और किसानों को दी भी गई हैं और दी जा रही हैं सतत दूरदर्शन के माध्यम से, और हमारा जो प्रशिक्षण और प्रदर्शन का जो कार्यक्रम होता है उसके माध्यम से दिया भी जा रहा है। और आप देखेंगे तो मोटा मोटी हर साल आम का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, परंतु उत्पादन में लगातार सुधार है। और चाहे आप निर्यात की भी बात ले लें तो निर्यात में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बिल्कुल। और जैसे जैसे देखिए कि भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने, जैसे भारत सरकार के माध्यम से MIDH जो स्कीम चल रही है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसके माध्यम से जो भी वित्तीय अनुदान दिए जाते हैं, प्रशिक्षण और जो ढांचागत विकास जो निर्यात के लिए हो रहा है, जैसे कि गर्म पानी से उपचार करने का जो प्रक्रिया है उससे संबंधित जितने ढांचागत विकास हो रहा है, वेपर हीट ट्रीटमेंट या जो पैक हाउसेस हैं उनकी स्थापना, और जैसा कि अलग अलग देशों के जो विदेशों में हम भेजते हैं हम, उनके अलग अलग मानदंड हैं निर्यात के लिए, तो रेडिएशन इरेडिएशन जो किया जाता है उसकी स्थापना, इस दिशा में भी काफ़ी संतोषजनक जो पहल की गई है और इसके बहुत सफल रहा है और अभी हो भी रहा है। जैसे जैसे निर्यातकों में और वहाँ जो निर्यात किए जाने जो देश हैं उनकी जो मांग है, जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके अनुसार, और जो ग्रोवर्स हैं हमारे किसान भाई जितने हैं, बागबान हैं, वो भी जागरूक हो रहे हैं और इस दिशा में सरकार के जो जितने योजनाएं हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें लगातार सुधार हो रहा है। जैसा कि आपसे बात भी हो रही थी, शर्मा जी से भी बात हो रही थी, 25-30 रुपए किलो तो ऑर्चिड से निकलता है आम। हाँ, तो फार्म गेट पर जो बगीचे के गेट पर तो 20 रुपए से 25 रुपए 30 रुपए प्रति किलो बिकता है। और जब बाजार में आप देखते हैं अभी भी, चाहे जहाँ पूरे देश में मंडियों में देखिए कि जब बाजार मंडी में कुछ और रेट होता है, जब फुटकर विक्रेता के पास जाता है, जहाँ से जो हमारे उपभोक्ता खरीदते हैं या हम भी आप सभी लोग हैं जब खरीदते हैं, तो आज की डेट में देखिए कि केसर का दाम लगभग 150 रुपए प्रति किलो है बाजार में, दिल्ली की मंडियों में, और ऐसे कमोबेश पूरे देश में यही भाव होता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के ये बड़ा ही क्लिष्ट विषय है कि लाभ कैसे प्राप्त हो, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ अपने अनुभव के आधार पर कि जैसे हमारे जो सहयोगी आज किसान आए हुए हैं, शर्मा साहब आए हुए हैं, तो ये स्वयं ही मैंगो ग्रोवर्स एसोसिएशन जो हमारे देश का है, आम उत्पादक संगठन जो है, उसके उपाध्यक्ष हैं। तो जितना लोग इकट्ठा हो करके और विशेषज्ञों से संपर्क करके और सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ उठाते हुए अगर उत्पादन
और विपणन व्यवसाय में लगेंगे तो जो उत्पादक का शेयर है कंज्यूमर के प्राइस में, उसमें इसमें बढ़ोतरी होगी, किसान भाइयों को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। एक हम पल्प की बात करते हैं, एक हम रो मैंगो की बात करते हैं। इसमें से क्या चीज जा रही है? अल्टीमेटली जा मैंगो ही रहा है। तो लेकिन इसमें जो खास जो खरीदार बनकर के निकला वो अमेरिका बनकर के निकला। क्या इस साल भी अमेरिका के अंदर में भारत का आम अपनी धूम मचा रहा है? पल्प में कौन सा मैंगो मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता है पल्प के तौर के ऊपर पे, और फ्रेश फ्रूट के तौर के ऊपर पे कौन सा मैंगो एक्सपोर्ट होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। वक्त हो गया यहाँ पर एक ब्रेक का। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा जारी है, हम बात कर रहे हैं आम पर। डॉक्टर साहब, चूंकि अमेरिका की बात मैंने अभी ब्रेक से पहले की, सबसे बड़ा बायर बनकर के उभरा ही, और अभी हाल फिलहाल के अंदर में अमेरिका कुछ कंटेनर्स गए और केवल एक छोटी सी गलती की वजह से, पेपर वर्क पूरा नहीं होने की वजह से वो 15 कंटेनर वहां पर रिजेक्ट हुए। रिजेक्ट ही नहीं हुए, वो सारा का सारा माल जो है वो वहीं डिस्पोज ऑफ करना पड़ा। और ये भी उनको ऑप्शन नहीं थी हमारे एक्सपोर्टर्स को कि वो माल को वापस कहीं और दूसरी डेस्टिनेशन के ऊपर पे मूव करते या कुछ भी, जबकि USDA के जो नॉर्म्स हैं वो सारे नॉर्म्स फुलफिल्ड थे, और उसके बाद भी वो 15 कंटेनर्स जो हैं वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिए गए। इस पर क्या कहेंगे? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी देखिए, आम के निर्यात में 2-3 बड़ी सावधानियां रखनी पड़ती हैं। एक तो ये है कि पेस्टिसाइड, किसी भी पेस्टिसाइड का जो रेजिड्यू है वो उसके मानदंड फिक्स किए गए हैं। जैसे यूरोप के लिए कोडेक्स एलिमेंटेरियस जो कमीशन है, और एपीडा हमारे वाणिज्य मंत्रालय का एपीडा कार्यालय है, उसने फिक्स कर रखे हैं। और जितने निर्यातक होते हैं उनका पंजीकरण भी किया जाता है और सबको बताया जाता है। दूसरा जो मुख्य बात है जो अमेरिका के बारे में, वो जितने भी फल एक्सपोर्ट किए जाते हैं उनको 400 जो है से कोबाल्ट 60 से 400 ग्रे से इरेडिएशन किया जाता है, जिसकी फैसिलिटी मुंबई में उपलब्ध है। और वहाँ पर इरेडिएट करके ही वो सारा आम निर्यात किया जाता है। ठीक है। तो निर्यात के जो प्रोटोकॉल हैं उसके सारे प्रोटोकॉल, रिसर्च और जो मानदंड है वो स्थापित किए गए हैं और उनका पालन किया जाता है। नहीं, यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि सर उन सभी मानदंडों का यहाँ पर ध्यान रखा गया। शर्मा जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है। मानदंडों का पूरा ध्यान रखा गया जी, और मैं कह रहा हूँ उसमें कहीं कोई पेस्टिसाइड का कोई इशू नहीं था, कहीं कोई अदर इशू नहीं थे, केवल इशू था पेपर वर्क कंप्लीट नहीं था। केवल ये एक रीजन दिया गया कि पेपर वर्क कंप्लीट नहीं है, और वो 15 कंटेनर का पूरा माल वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया। क्या ये रणनीति का कोई हिस्सा हो सकता है? रणनीति के तौर के ऊपर भी हो सकता है, या ये वाकई के अंदर में नॉर्म्स इतने भी कड़े होते हैं कि भाई पेपर वर्क भी अगर कंप्लीट नहीं है तो भी माल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, जबकि वो सभी पैरामीटर्स पर खरा था? सर US8 जो उनका एक US8 का प्रोटोकॉल है, हाँ, उसके तहत यही है कि वो माल पोर्ट पे ही डिस्ट्रॉय करते हैं जी। और बेटर इस क्वेश्चन का आंसर एपीडा, क्योंकि वही नोडल एजेंसी है, इसका वही आंसर दें तो ज़्यादा बेटर है। शर्मा जी, जैसे आपकी एसोसिएशन है ग्रोवर, मैंगो ग्रोवर एसोसिएशन, उसमें करीब करीब कितने फार्मर्स एसोसिएशन? 20,000 हमारे साथ फार्मर्स हैं डिफरेंट स्टेट्स में। 20,000 फार्मर्स हैं जी।
और ये 20,000 फार्मर्स क्या क्लस्टर जोन्स के थ्रू अपने ऑर्चिड्स को ग्रो किए हुए हैं? नहीं या- सर, ये इंडिविजुअल सबने अपने लेवल से ग्रो करेंगे। जी अच्छा, एक और मुझे यहाँ पर एक छोटी सी समस्या नजर आई कि ऑर्चिड जिनके पास में है जी, उनको हालांकि सरकार की तरफ से सब्सिडी और बाकी की सुविधाएं जरूर मिल रही हैं, मिल रही है। लेकिन केसीसी नहीं है। केसीसी नहीं है सर, बाग के ऊपर हाँ, केसीसी नहीं बनता। अच्छा, कारण? तो ये कारण, क्योंकि ये भी तो एक प्रोत्साहन ही जी। है किसान को। बिल्कुल सर, एग्रीकल्चर सेक्टर में तो केसीसी बनता है बैंकों से, हाँ लेकिन वो पेड़ों के ऊपर, बागवानी के ऊपर केसीसी नहीं बनाते। हाँ। हमारी सरकार से भी ये मांग है कि बागवानी के लिए भी केसीसी का बनाना अनिवार्य करें। जी। अच्छा, ये बताएं, जैसे आपकी एसोसिएशन है, तो एसोसिएशन के जो इतने किसान हैं, 20,000 किसान, जी, ये अभी जो मीडिएटर का जो मुद्दा निकल कर के आया कि मीडिएटर्स बीच में मुनाफा खा जाते हैं जी, और एक बड़ा मुनाफे का हिस्सा है, तो ये जो एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन बीइंग अ एफपीओ या एफपीसी वर्क क्यों नहीं करती? ये एसोसिएशन आगे बढ़ करके खुद से फार्मर से माल लेकर के और उसको एक्सपोर्ट क्यों नहीं करती? सर इस विषय पे आपने क्वेश्चन उठाया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं हाँ, कि हम खुद ही, हर स्टेट्स में एफपीओ का चलन शुरू हुआ है। जी, अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो 3 एफपीओ हमने बनाने की उसमें है, एक ईस्टर्न यूपी में, एक सेंट्रल यूपी में और एक वेस्टर्न यूपी में। ओके, इसमें सबसे ज़्यादा वर्क जो अभी करा है हमने, वो CISH के साथ सियाना बुलंदशहर में चौसे की बेल्ट हमने एक आइडेंटिफाई करी है, ठीक है। और वहाँ वर्क हमारा चालू है। अच्छा, तो अभी तक कितनी प्रोग्रेस आपको वहां पर मिली सर है? प्रोग्रेस इसमें ये हुई है सबसे ज़्यादा कि इस पूरी बेल्ट में सियाना जो एरिया है, हाँ। इसके अंदर विल्ट एक समस्या है आम की, बड़े बड़े प्लांट सूख रहे हैं। अच्छा, तो उस पे हम लोगों ने वर्क करा, 2 साल से प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उसमें हमें आंशिक नहीं बहुत ज़्यादा सफलता मिली है। ठीक है। कि हमने उन पेड़ों को जो डाइंग हो रहे थे रोका है। ठीक है। और वहाँ बैगिंग भी, निर्यात के लिए भी वहाँ से पिछले साल भी कोशिश करी थी, और इस साल हम 2 कंटेनर निकालने की तैयारी में हैं विद द हेल्प ऑफ CISH, अच्छा, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है रामान खेड़ा में, ICR का सेंटर है। ठीक है। और उन्हीं लोगों की टेक्नोलॉजी के साथ हम काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट जरूर देखने को मिल रही है। वक्त हो गया यहाँ पर एक और ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप आम का बाग लगाते हैं तो अब नई टेक्नोलॉजी क्या है, नई ब्रीड्स क्या अवेलेबल हैं जो ज्यादा उत्पादन देंगी और साथ ही उनकी हाइट और मेंटेनेंस भी कम रहेंगी। इस पर हम चर्चा करेंगे ब्रेक के उस पार। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा आम के निर्यात की हो रही है, वहां पर किस तरीके से एक अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। सीजनल क्रॉप है, पेरिशेबल आइटम है। डॉक्टर साहब, जैसे शर्मा जी भी बता रहे थे, आपसे भी जैसे डिस्कशन हो रही थी, पेरिशेबल आइटम है, शेल्फ लाइफ कमजोर है और इसको हालांकि पल्प निकाल करके भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। फ्रेश मैंगो के तौर के ऊपर पे अगर एक्सपोर्ट करना है तो इसकी लाइफ बड़ी कम है। हालांकि जैसा कि शर्मा जी ने बताया कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया, 42 दिन का ट्रांजिट लिया गया और सी रूट से भेजा गया, तो उस मैंगो ने 42 दिन निकाल दिए और बड़ा फ्रेश निकला। तो इसका ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है, अगर उसको समझा जाए, क्योंकि बहुत सारे एक्सपोर्टर्स को तो यही नहीं मालूम कि भेजना कैसे है।
और उसका ट्रीटमेंट अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग है। ये भी एक मुसीबत का नया झोल लगता है कि भाई अगर यूरोपियन कंट्रीज को भेजना है तो अलग ट्रीटमेंट, या यूएई कंट्रीज को भेजना है अलग ट्रीटमेंट, अगर अमेरिका भेजना है तो देन अलग ट्रीटमेंट, और उसकी कॉस्टिंग भी उस हिसाब से। तो इसको किस नज़र से देखें? इसमें हाँ जरूर है, इसमें एक दो ऐसे रोग हैं और 2-3 कीड़े ऐसे हैं जी कि जो मुख्य रूप से जिनका ध्यान रखा जाता है जब हम निर्यात करते हैं। ठीक है। तो जो सबसे पहला है, जब हम फल को बाहर भेजते हैं तो जो विशेष किस्म की या प्रजाति के फलों का जो पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ या सेल्फ लाइफ, कितने दिन तक उसको अच्छी तरह से रखा जा सकता है। हाँ। तो इस मामले में अधिकांश जो हमारी किस्में हैं वो लगभग 7 दिन से लेकर के 10-12 दिन तक अच्छे से साधारण रूम टेम्परेचर पर रखा जा सकता है उनको। और अगर इसको हमको निर्यात करना है तो रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स में लगभग 13 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर हम इसको भेजते हैं, शिपमेंट करते हैं। उसके पहले देशों के अनुसार जैसा आपने कहा है तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए वो सभी फलों को बिना इरेडिएट किए हुए नहीं लेने देते हैं। तो इरेडिएशन इसकी जो फैसिलिटी है वो उपलब्ध है, इरेडिएशन करना चाहिए। ठीक है। ऐसे ही जो हम जापान को भेजते हैं तो जापान या उसके आसपास के देशों के लिए वेपर हीट ट्रीटमेंट, अच्छा। वेपर हीट, इसके लिए एक कस्टमाइज चेंबर्स आते हैं। ये किसान भाई अपने आप अपने स्तर पर, जो बहुत बड़े किसान हैं वो इस प्लांट को लगा सकते हैं। नहीं, सबसे अच्छा है कि कम्युनिटी लेवल पर, और सरकार इसमें अनुदान भी देती है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है उसके अंतर्गत इसमें अनुदान दिया जाता है किसानों को, बड़े बड़े किसानों को या समूहों को लगाने के लिए। तो वेपर हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है जिस पर कि लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर 20 मिनट के लिए फलों को रखा जाता है। और जो तीसरा जो है वो है फल मक्खी, और जो फल में सड़न आ जाती, कभी कभी आप देखते हैं कि काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, एंथ्रेक्नोज लग जाता है। इसके लिए जो फल मक्खी के लिए 48 ±1 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर हम फलों को लगभग 40 मिनट तक इसको उपचारित करते हैं। ठीक है। और जो एंथ्रेक्नोज है, चूंकि वो दाग जो लगता है वो छिलके के ऊपर ही लगता है, तो इससे बचाव के लिए 52 डिग्री ±1 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम फलों को लगभग 10 मिनट तक उपचारित करते हैं। तो ऐसा करने से जो जितना हमारे जो शिपमेंट है और पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ और गुणवत्ता में भी सुधार होता है। जो जब फल पककर तैयार होते हैं तो इनकी गुणवत्ता में भी काफ़ी सुधार होता है। शर्मा जी, पल्प, चूंकि अब तो एफपीओ और एफपीसी के ऊपर आप लोग काम कर ही रहे हैं, तो उसके अंदर में तो सरकार की तरफ से आपके पास में इंडस्ट्री लगाने की भी प्रोविजन है कि एफपीसी इंडस्ट्री लगाए, तो एक पल्प इंडस्ट्री लगा करके आप एक्सपोर्ट को बढ़ाइए ना। सर, पल्प जो इंडस्ट्री है वो मेनली फ्रूट के ऊपर डिपेंड है कि फ्रूट कौन सा फ्रूट है। और ये तमिलनाडु एरिया में तोतापरी और तिरुपतुर एरिया, वहीं सारी इंडस्ट्री है। अच्छा। तो वहीं से सारे ये बनते हैं। नॉर्थ में कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो उत्तर भारत की किस्में हैं इसमें पल्प कंटेंट कम है। अच्छा। तो इसलिए पल्प का यहाँ प्रोसेसिंग, क्योंकि इंडस्ट्री क्या वो तोतापुरी आम की वैरायटीज को यहाँ पे डेवलप नहीं किया जा सकता? नहीं, डेवलप आप लगाओगे, यहाँ जितना प्रोडक्शन वहाँ आता है उतना प्रोडक्शन नॉर्थ में नहीं आता। अच्छा। तो इस करके जो है यहाँ लोगों ने ट्राई करा है, लेकिन उसकी फिजिबिलिटी नहीं आ रही, प्रोडक्शन वो नहीं आता जो तमिलनाडु में आता है। तो उसके लिए फिर क्या करना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? सर, इसके लिए एक पूसा की वैरायटी है, पूसा सूर्या। अच्छा। वो पल्प इंडस्ट्री के लिए बहुत आइडियल होगी, लेकिन अभी उसका प्लांटेशन बहुत कम है। ठीक है। तो उस प्लांटेशन को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि पुराने ऑर्चिड खत्म करके तो सर अब ये तो है कि जो नया, अब किसान भाइयों को भी ये सोचना चाहिए कि जो नए प्लांटेशन है, हाँ, उसमें फ्रेश फ्रूट के लिए जो नई किस्में ICAR ने डेवलप करी है, जैसे पूसा संस्थान से आई है, पूसा सूर्या है, पूसा अरुणिमा, श्रेष्ठा,
और जो नई वैरायटीज आई हैं, 2 पूसा दीपशिखा और मनोहरी, ये फ्रेश फ्रूट के लिए हैं। और जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर रहमान खेड़ा, उनकी अंबिका है। 2 उन्होंने अभी और डेवलप करी हैं। एक वैरायटी है उनकी अवध अभ्या, ये लेट वैरायटी है। ये टॉमी एटकिंस और नीलम का क्रॉस है, जो कि सबसे लेट आएगा। ठीक है। और एक आई है उनकी अवध समृद्धि। अच्छा, ये दोनों वैरायटी बहुत अच्छी हैं। तो इसमें अब किसान भाइयों को जाना चाहिए। बिल्कुल निश्चित। इसमें मैं कुछ जोड़ना चाहूँगा कि एक किस्म और भी है, अरुणिका। हाँ, ये किस्म भी बहुत अच्छी है। और देखिए, अधिकांश जो पश्चिमी हमारे देश हैं, पश्चिमी देशों में ऐसे किस्मों की मांग ज़्यादा है जिसमें कि मिठास थोड़ा कम होता है। लगभग 16 से 17-18% के आसपास टोटल सॉल्युबल सॉलिड होता है। ठीक है। तो ये जो किस्में अभी हम लोगों ने बताया है, जो दिल्ली से पूसा हमारा संस्थान है और लखनऊ स्थित संस्थान है ICR का, उससे जो विकसित किस्में हैं, इनके अंतर्गत एक तो पौधशाला अधिक से अधिक, और जो नए बागवान लगाए जाते हैं, अगर किसान भाई जागरूक होकर के और संगठन बना करके एक साथ में इन किस्मों को लगाएं, तो मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो फ्रेश फ्रूट जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें हमको काफ़ी सफलता मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। समय की यहाँ पर थोड़ी सी कमी है और आप स्टूडियो में आए और आपने तमाम जानकारियाँ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वक्त हो गया है हमेशा की तरह सवालों और जवाबों के सिलसिले का। सबसे पहले जान लेते हैं कि हमने पिछले एपिसोड में आपसे क्या सवाल किया था और उस सवाल के जो जवाब देने वाले जो विजेता हैं वो कौन है। हमने आपसे पिछले हफ्ते सवाल किया था, देश के कुल आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत अधिक है? 25%, या बी ऑप्शन थी 35%, सी थी 43% और डी ऑप्शन थी 55%। तो सही जवाब है ऑप्शन ए 25%। तो जो जिन्होंने इस सवाल का सही जवाब दिया, उन विजेताओं के नाम टीवी स्क्रीन पर। और अब वक्त हो गया है आज के सवाल का। हालांकि आज का भी जो एपिसोड है वो पिछले एपिसोड की तरह आम के ऊपर ही है, तो सवाल भी आम से ही जुड़ा हुआ है। आम का लाख बाग, जिसका नाम लाख बाग है, आम का एक बागीचा है, उसका नाम लाख बाग है, किस राज्य में है? ऑप्शंस आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर पे। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी बिहार। तो तुरंत अपना फोन उठाइए, हमें ईमेल कीजिए अपना commodityexpert@gmail.com पर। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान, क्योंकि इसी तरह की जानकारियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।